तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। कोई छोटा मोटा सफर नहीं, पूरे 5000 साल लंबा सफर। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जो जन्मी, गिरी और फिर हर बार राख से उठ खड़ी हुई। मैं समय हूं और मेरी आंखों ने सब कुछ देखा है। सभ्यताओं को बनते देखा है और उन्हें धूल में मिलते भी देखा है। आज मैं आपको सिर्फ तारीखें नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा जो इतिहास की किताबों में महज एक नाम बनकर रह गए। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? इस कहानी की शुरुआत होती है इसकी नींव से। एक तरफ सिंधु घाटी की जबरदस्त व्यवस्था और दूसरी तरफ वेदों का गहरा ज्ञान। ये वो जमीन थी जिस पर भारत के पहले विचार गढ़े गए। जरा सोचिए, मैं मोहनजोदड़ो का एक आम नागरिक हूं। मेरे लिए ये शहर, ये कोई बेतरतीब भीड़ नहीं है। ये तो एक पूरी कैलकुलेशन है। हमारी सड़कें एकदम सीधी, घर पक्की ईंटों के, और हाँ, हर घर से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों का एक पूरा जाल बिछा है। यहां आपको किसी राजा की बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं मिलेंगी, ना ही जंग की कोई कहानी सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था बनाने में यकीन रखते थे। दुनिया हमें सिंधु घाटी सभ्यता कहेगी, पर एक बात याद रखना, हम सिर्फ अतीत नहीं, हम वो नींव थे जिस पर सब कुछ खड़ा होना था। अब सोचिए, मैं जंगल में बैठा हूं, चारों तरफ शांति है, पर मेरे मन में हजारों सवाल हैं। ये दुनिया क्या है? हम कौन हैं? हम आग को गवाह मानते हैं और अपने शब्दों को शक्ति। हमने वेद रचे, पता है क्यों? क्योंकि कुछ भी लिखने से पहले उसे गहराई से सोचना जरूरी था। और इन्हीं जंगलों में, इन्हीं सवालों से जन्म हुआ धर्म का, कर्तव्य का और समाज का। दुनिया इसे वैदिक काल कहेगी, पर हमारे लिए तो ये जीने का तरीका था, ये हमारा जीवन था। तो नींव तो अब रखी जा चुकी थी। अब वक्त था उस नींव पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने का। ये वक्त था उन महान साम्राज्यों का जिन्होंने शासन, ज्ञान और दुनिया पर अपने प्रभाव की परिभाषा ही बदल कर रख दी। मेरा नाम अशोक है, मैं सम्राट अशोक हूं। मैंने कलिंग जीता। जीत का जश्न होना चाहिए था, है ना? पर उस मैदान में हजारों लाशें, खून और चीखें देखकर मैं जीत कर भी हार गया। उसी दिन मैं खुद से हार गया। और तब मुझे समझ आया कि असली सत्ता तलवार में नहीं, न्याय में होती है। इसीलिए मैंने अपने शब्द पत्थरों पर खुदवा दिए, ताकि आने वाली हर पीढ़ी ये जान सके कि एक सम्राट भी अपनी गलती से सीख सकता है। और फिर आया वो दौर जब दुनिया ठीक से गिनना भी नहीं सीख पाई थी। तब हमने दुनिया को एक तोहफा दिया, शून्य। जी हां, जीरो। ये गुप्त काल था। हमने सिर्फ जीरो नहीं दिया, हमने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। हमने तारों की गति की गणना की। हम जितने अच्छे गणित में थे, उतने ही अच्छे कविता में भी थे। दुनिया इसे स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहती है, लेकिन हमारे लिए ये ज्ञान के प्रति हमारा कर्तव्य था। मैं चोल वंश का एक नाविक हूं। लोग समुद्र से डरते हैं, पर मैं, अरे समुद्र तो मेरा रास्ता है। मेरे जहाज ये सिर्फ सामान नहीं ढोते, ये मसाले, कपड़ा और हमारी कला को लेकर दूर, बहुत दूर दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते हैं। तो ये बात गांठ बांध लो कि भारत कभी भी दुनिया से कटा हुआ नहीं था। हम हमेशा से दुनिया का एक अहम हिस्सा थे, हमेशा से जुड़े हुए। हर कहानी में उजाला होता है तो अंधेरा भी आता है। अब एक ऐसा दौर आया जिसमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ प्रशासन की ऐसी ताकत जो मिसाल बन गई, और दूसरी तरफ गुलामी का एक ऐसा गहरा अंधेरा जिसने सब कुछ निगल लिया। मैं मुगल दरबार का एक मुंशी हूं। मेरा काम है लिखना, तवारीख लिखना। हर चीज का हिसाब रखा जाता था। कितना कर आया, किसके पास कितनी जमीन है, कौन सी फसल उगी, सब कुछ दर्ज होता है। ये सल्तनत ये सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चलती थी, बल्कि इस मजबूत प्रशासनिक ढांचे पर चलती थी। और इसी की बदौलत हमारे समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। अब मेरी कहानी सुनो। मैं अंग्रेजों के ज़माने का एक किसान हूँ। लोग कहते हैं अकाल पड़ा था, लेकिन मेरे खेत सूखे नहीं थे, उनमें अनाज था। पर वो अनाज हमारे लिए नहीं था। हमसे कर वसूला जाता था, चाहे हम भूखे ही क्यों ना मर जाएं। मेरे जैसे लाखों लोग मरे। आप इसे इतिहास की किताबों में अकाल पढ़ेंगे, पर मैं इसे व्यवस्था की हत्या कहता हूँ। ये एक मर्डर। इतने अंधेरे के बाद आखिरकार वो सुबह आई, आज़ादी की सुबह। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ एक नया सुनहरा सपना तो लेकर आई, लेकिन साथ में एक ऐसा गहरा जख्म भी दे गई जो शायद कभी नहीं भरेगा। घर वो तो वहीं रह गया, अपनी मिट्टी पीछे छूट गई। हम आज़ाद थे, हाँ, पर पूरी तरह से टूटे हुए थे। लाखों लोग इस पार से उस पार चले और लाखों उस पार से इस पार। कई तो कभी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। बंटवारे का वो साल, वो आज भी
हमारी यादों में, हमारी आंखों में जिंदा है। वो दौर गुजर गया। अब हमारे हाथ में पत्थर नहीं है, अब हमारे हाथ में रॉकेट है। लेकिन सपना वो आज भी वही है, आसमान को छूने का। हम वो लोग हैं जो कम से कम संसाधनों में भी वो कर दिखाते हैं जो दुनिया को असंभव लगता है। क्यों? क्योंकि इस देश ने रुकना सीखा ही नहीं। तो देखा, मैंने शहरों को जन्म लेते देखा, बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल में मिलते देखा, और फिर उसी धूल से एक नए राष्ट्र को उठते हुए भी देखा। ये कहानी सिर्फ जन्म और पतन की नहीं है, ये कहानी है पुनर्जन्म की। और आखिरी में सच यही है, भारत की महानता इस बात में नहीं है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। नहीं, इसकी असली महानता इस बात में है कि ये हर बार, हर बड़ी से बड़ी चुनौती के बाद खुद को फिर से एक नए तरीके से गढ़ लेता है, ये खुद को फिर से रच लेता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस महान सभ्यता का अगला पुनर्जन्म कैसा होगा, कैसा दिखेगा वो नया भारत? क्योंकि एक बात तो तय है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस चलती रहेगी।